हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक का टाइटल है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इसमें जो मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, origin of fundamental rights, demand of fundamental rights in India, characteristics of fundamental rights of Indian Constitution, fundamental rights articles 14 to 32 और साथ ही साथ constitutional remedies and last conclusion। व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्तंभ है। अधिकारों की धारणा व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों के अध्ययन एवं विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वो अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकारों का अर्थ। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जा सकता है। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है जो इस प्रकार से है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। सेकंड है, यह अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। थर्ड, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साधारण कानूनी अधिकार व मौलिक अधिकारों में अंतर। साधारण कानूनी अधिकार को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित यानी प्रोटेक्टिव किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन यानी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे ONGC, सेल, LIC आदि आते हैं।
अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति। मौलिक अधिकार का जन्म 1215 में ब्रिटेन में हुआ था। 1215 के इस अधिकार पत्र को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रांस विश्व का प्रथम देश था जिसने 1879 के क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति के बाद लागू नए संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। 1791 में अमेरिका संविधान में किए गए प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन के तहत नागरिकों को संविधान के माध्यम से व्यवस्थित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए। इन्हीं 10 संशोधन को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट कहा जाता है। यूएनओ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ने 1946 में एलेनोर काजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट यूएनओ को यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जून 1948 में सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकार को मान्यता प्रदान की। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया यानी भारत में मौलिक अधिकारों की मांग। भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग स्वराज विधेयक 1895 में की गई थी। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में इसकी मांग की। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसकी मांग की। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित मौलिक अधिकार प्रस्ताव को 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1945 में पेश की गई रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषता। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि लोग देश में सभ्य जीवन जीते हैं। इन अधिकारों में कुछ अनोखी विशेषता है जो आमतौर पर अन्य देशों के संविधान में नहीं मिलती। ये विशेषता निम्न प्रकार के है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के भावनाओं के अनुकूल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के समझ बार बार अपने अधिकारों की मांग रखी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सौभाग्यवंश भारतीय संविधान सभा के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बहुमत में निर्वाचित हुए थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय की अपनी पुरानी मांग को भारतीय संविधान में सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की। सेकंड है सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अन्य देशों के संविधान में किए गए वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है। थर्ड है व्यवहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकारों के सिद्धांत न होकर व्यवहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। किसी भी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है अधिकारों के दो रूप। मौलिक अधिकारों के सकारात्मक और नकारात्मक दो रूप हैं। सकारात्मक स्वरूप में व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता, धर्म, शिक्षा, सांस्कृतिक आदि से संबंधित अधिकारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार सकारात्मक अधिकार सीमित एवं मर्यादित है। नकारात्मक स्वरूप में वे अधिकार आते हैं जो निषेधात्मक के रूप में और राज्य की शक्तियों को सीमित एवं मर्यादित करते हैं। इस प्रकार नकारात्मक अधिकार असीमित है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है। लोक कल्याण, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। संसद ने सन 1969 में
44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश। मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता के द्योतक और उसकी भारतीय नागरिकता के परिचायक हैं। संविधान द्वारा उनके उपयोग का पूर्ण आश्वासन दिया गया है, अतः किसी भी स्तर की भारत सरकार मनमानी करते हुए उन पर अनुचित रूप से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। सरकार जिला परिषद, नगर निगम या ग्राम पंचायत आदि समस्त निकाय मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, राज्य के सामान्य कानून से ऊपर। मौलिक अधिकार को देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है। साधारणतः संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा संरक्षण। मौलिक अधिकार पूर्णतः वैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका को अधिकृत यानी ऑथराइज्ड किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर। भारतीय नागरिकों तथा भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार में अंतर है। मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपभोग विदेशी नागरिकों से नहीं कर सकते। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान के 5 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 14 से 18 नागरिकों के समानता का अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें समान न्याय और स्तर एवं अवसर की समानता सुनिश्चित किया गया है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। कानून के समक्ष सभी समान है। कानून छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छूत अछूत किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कानून किसी के व्यक्ति को श्रेय नहीं देता। एक सा कानून बनेगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। नेक्स्ट है भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 15। राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा मनोरंजन सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान, सड़कें आदि जो सरकार द्वारा या सरकार की सहायता से स्थापित किए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के सब नागरिकों के लिए खुले हैं। अपवाद, राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकती है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। सेकंड, शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए राज्य कोई विशेष प्रबंध कर सकती है। राज्य की ओर से उठाए गए ऐसे कदम अनुच्छेद 15 तथा 29 के अनुसार दूसरे उपभोग के विरुद्ध नहीं समझे जाएंगे। नेक्स्ट है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 द्वारा राज्य में सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्त या संबंध में सब नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव व जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको सरकारी नौकरी तथा पदों की प्राप्ति के लिए बराबर अवसर दिए जाएंगे। उपवाद, संसद चाहे तो कानून द्वारा किसी राज्य के अथवा स्थानीय पद को वहां के निवासियों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कर सकती है, अनुच्छेद 16 सेक्शन 3। यदि राज्य के विचार में पिछड़े तथा दलित वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उन जातियों के लिए नियुक्तियां
तथा पदों को आरक्षित करने का अधिकार रखता है। सेकंड, राज्य के अधीन किसी भी सेवा से संबंधित कोई भी कर्मचारी किसी भी धर्म तथा संप्रदाय से संबंध रख सकता है। नेक्स्ट है छुआछूत की समाप्ति, अनुच्छेद 17। यह अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अछूतों जैसा व्यवहार या उसको अछूत समझकर सार्वजनिक स्थानों, होटलों, सिनेमाघरों, पार्कों, मनोरंजनों स्थलों, तालाब तथा कुओं के उपयोग के लिए रोकना कानूनी अपराध है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अधीन 2 महत्वपूर्ण कानून पास किए गए हैं, जो छुआछूत अपराध 1955 और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1977। नेक्स्ट है उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद में कहा गया है सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई उपाधि राज्य की ओर से प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो राज्य के किसी भी लाभ पद पर आसीन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भेंट या धन किसी भी प्रकार का पद विदेशी सरकार से स्वीकार नहीं करेगा। 1954 में भारत सरकार ने उपाधियों में भारत रत्न, पद्म विभूषण उन नागरिकों को दी जाती थी जिन्होंने राज्य के लिए शानदार सेवाएं की हो। जनता सरकार ने 1970 में इस पर रोक लगा दी। पुणे इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 को इसे शुरू कर दिया। वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा ये उपाधियां दी जाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A भारतीय नागरिकों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता असीमित यानी अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्रता पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नागरिकों के इस अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व नैतिकता, न्यायालय का अपमानना, मानहानि, हिंसा को प्रोत्साहित करना। इस तरह के मैटर पर न्यायालय इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलनों की स्वतंत्रता। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन व जुलूस या प्रदर्शन किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता असीमित यानी अनलिमिटेड नहीं है। अनुच्छेद 19 सेक्शन 3 राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। थर्ड, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 सेक्शन 5 व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा शांति व्यवस्था को भंग करे। नेक्स्ट है समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक देश के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कोई पासपोर्ट या परमिट की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार पर राज्य अनुच्छेद 19(5) के अधीन सामान्य जनता के हित और अनुचित जनजातियों के हित में उचित रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। भारत राज्य क्षेत्र में अवैध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी प्रकार से बस सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत राज्य द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुचित जातियों के हित में प्रतिबंध लगा सकती है। 7. कोई रोजगार, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(6) प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रोजगार या व्यवसाय को ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत राज्य किसी व्यवसाय करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, किसी कारोबार को अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट है अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंध सुरक्षा। अनुच्छेद 20 के अधीन
फर्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने अपराध करने के समय किसी प्रचलित कानून को तोड़ा ना हो और ना ही कोई व्यक्ति उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते समय प्रचलित कानून के अधीन दिया जा सकता है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। थर्ड, किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार 21 से 2002 को 86वें अमेंडमेंट कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यदि किसी भारतीय बच्चे के इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो उसे लागू करवाने के लिए याचिका दायर कर सकेंगे। नेक्स्ट है, बंदीकरण तथा नजरबंद से बचाव। अनुच्छेद 22। फर्स्ट है, किसी व्यक्ति को उसके अपराध के मामले में बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। सेकंड, अपराधी को अपनी इच्छा अनुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है। थर्ड, अपराधी को कैद करने से 24 घंटे के भीतर स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश के पास पेश करना अनिवार्य है। एंड फोर्थ, न्यायालय के बिना आदेश के दोषी को 24 घंटे तक कैद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में दिए गए ये अधिकार। फर्स्ट है, विदेशी दुश्मन। सेकंड, ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे कानून के अधीन बंदी बनाए गए हैं जो निवारण नजरबंदी की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 टू 24। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत भारतीयों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। बालक श्रम तथा मानवीय देह और व्यापार की मनाही। अनुच्छेद 23। यह अनुच्छेद स्त्रियों और पुरुषों को बेचने और खरीदने तथा लोगों को बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए विवश करना या बिना मजदूरी से कार्य करवाना अपराध करार देता है। उपवाद, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। संविधान में सैनिक सेवा, राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए अनिवार्य सेवा के नियम लागू हो सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने अथवा अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बच्चों का नियोजन एक अमानवीय प्रथा है जो उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान निर्माता भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत भारत में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को समान रूप से किसी भी धर्म को मानने, ग्रहण करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। उपवाद, धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के हित के अंतर्गत किया जा सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिसका एकत्रित
किया गया धन किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को उन्नति के लिए व्यय किया जाना हो। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। भाषा, लिपि और सांस्कृतिक के अधिकार को बनाए रखना अनुच्छेद 29 तथा 30 के अंतर्गत नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक ऐसे वर्ग जिसकी अपनी पृथक भाषा या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। सेकंड, सरकार से संचालित विद्यालय में मूल वंश, जाति, धर्म या भाषा इनमें से किसी एक के कारण के आधार पर प्रवेश संबंध में भेदभाव करने का मनाही करता है। शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अनुसार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को ऐच्छिक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य अन्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा धन का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। संविधान के अनुच्छेद 31 में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। कोई व्यक्ति के अधिकार के बिना निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1979 को जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन कर संविधान से संपत्ति के अधिकार को निकालकर अनुच्छेद 300A में समाहित कर दिया। अब यह केवल कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अंकित करना सर्वथा व्यर्थ व अर्थहीन होता यदि इन अधिकारों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया जाता। हमारा संविधान न केवल इन मूल अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 संविधान के भवन की नींव का पत्थर है। इस अनुच्छेद के महत्व की व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि मुझे कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ ही हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं इसी की ओर संकेत करूँगा। यह संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है। अनुच्छेद 226 इसके अंतर्गत किसी भी अधिकार की अवहेलना हो रही हो तो वो अपने राज्य के उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर धारण करना। इस लेख का उद्देश्य अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र करवाना है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले को आदेश देता है कि वो निश्चित समय पर बंदी व्यक्ति को निश्चित समय व स्थान पर उपस्थित करे ताकि उसके बंदी बनाए जाने का विचार कर सके। अनियमित गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसको स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। सेकंड है रिट ऑफ मैंडामस यानी परमादेश लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दी जाती है। यदि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान घायल मजदूरों को जिसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है क्षतिपूर्ति नहीं देता है तो वह श्रमिक परमादेश लेख द्वारा प्रतिष्ठान को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। थर्ड रिट ऑफ प्रोविशन यानी प्रतिच्छेद लेख।
इसका शाब्दिक अर्थ रोकना। इस लेख के द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकता है। यह अधिकार अधिकारियों को गलत काम करने से रोकता है। फोर्थ, रिट ऑफ सेरोटोरी यानी उत्प्रेषण लेख। इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना, सूचना देना है। इस लेख के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को उसके विचारार्थ मुकदमे को स्वयं सुनने के लिए मांग करने का आदेश दे सकता है। एंड लास्ट, रिट ऑफ क्वा वारंटो यानी अधिकार परीक्षा लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिशिष्ट या वारंट के द्वारा। इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति कानून के अनुसार ना हो अपना सरकारी कार्य करने से रोक सकता है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन। भारतीय संविधान निर्माता ने मौलिक अधिकारों का विस्तृत प्रावधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के उद्देश्य से किया है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया है ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। संविधान में दिए गए अधिकारों का आलोचना विद्वानों द्वारा की जाती है, जैसे ये आर्थिक अधिकारों पर जोर नहीं दिया जाता, केवल ये नाम मात्र के हैं। अधिकार तो दिए गए हैं परंतु इसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। समानता के बावजूद भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल के सदस्य तथा न्यायाधीशों को ऐसे अधिकार है जो उलट वो समानता के विरुद्ध है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। यहाँ अधिकारों का अंत हो जाता है। समीक्षकों का कहना है कि मौलिक अधिकारों का वास्तविक रक्षक लोकमत है, ना कि न्यायालय। लेकिन देश में विद्यमान पिछड़ापन, निर्धनता तथा शिक्षा एवं नागरिक चेतना के निम्न स्तर के कारण जागरूक लोकमत का अभाव है। दूसरी ओर मौलिक अधिकार सरकार के निरंकुशता पर रोक लगाती है, क्योंकि सरकार स्वेच्छा से कानून नहीं बना सकती। यदि बनाती है तो न्यायालय इसे रद्द कर सकती है। मौलिक अधिकार कानून शासन की स्थापना करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक भी कानून के अधीन है। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।